Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ब्रिजेस पार्ट 2। मेरा सजेशन है जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक आपको यहाँ पर YouTube कार्ड्स में मिल जाएगा, तो सिंपली बच्चों जाकर पहले वो देखो, बाद में आप इस वीडियो पर आए। ठीक है कि एक सीक्वेंस है जो कोर्स तैयार किया गया है, उसी सीक्वेंस में आप उस कोर्स की स्टडी करें। तो चलिए आज टाइप ऑफ हम ब्रिजेस के बारे में देखते हैं। आई थिंक फॉन्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है यहाँ पर। ओके, टाइप ऑफ ब्रिजेस में सबसे पहला जो हम ब्रिज की बात करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे आर्च टाइप ब्रिजेस। ओके, और आर्च टाइप ब्रिजेस में एक आर्च क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या रहेगा, इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा। ओके, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन चाहे आरसीसी का बना हो, किसी मेजनरी का बना हो, तो उसे हम कह देते हैं बच्चों हमारा आर्च। ठीक है, आर्च मेजनरी का भी हो सकता है या फिर हमारे रोक वगैरह का बना हो सकता है, ब्रिक्स का बना हो सकता है, या फिर आरसीसी का सिंपल कंक्रीट का भी हम ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा आर्च का मटेरियल टाइप क्या है, उसके हिसाब से एक आर्च के अंदर की पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। ये एक सिंपल आर्च आपको दिखाई दिया हुआ है। इस आर्च को अगर मैं मेजनरी आर्च से बना रहा हूँ, स्टोन्स की हेल्प से बना रहा हूँ यहाँ पर, तो जो सबसे बीच वाला पोर्शन आपको यहाँ पर टॉप पर दिखाई दे रहा है, इसे हम बच्चों क्या कह देते हैं, आर्च का की स्टोन कह देते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, आर्च का की स्टोन। उसी तरह से की स्टोन और यहां पर जो स्टोन प्रेजेंट है ये, ओके, इन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों, ये वाले जो स्टोन्स हैं, ये वाले ओनली, इन्हें हम वोजोइड कह देते हैं। ओके, दीज आर दी वोजोइड स्टोन्स। एंड लास्ट में ये वाले जो नीचे सबसे नीचे के स्टोन है, जो ग्रीन कलर से मैं शो करता हूं यहां पर, ये वाले, इन्हें बच्चों हम कह देते हैं सिंपली स्प्रिंजर्स। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको एक मैं चीज बता दूं कि स्प्रिंजर नाम से एक काफी फेमस जर्नल भी आता है, जर्नल है जिसके अंदर आपके सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट काफी सारे वहां पर जो रिसर्च पेपर हैं वो अपलोडेड हैं रिसर्च के। आप चाहे तो किसी ओपन सोर्स है जो हमारे पास साइंस डायरेक्ट जैसे, या फिर रिसर्च गेट है, तो उनके ऊपर भी कुछ स्प्रिंजर के पेपर्स हमारे प्रेजेंट हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट सर्च करके स्टडी भी कर सकते हैं अगर आपका मास्टर्स या फिर आगे पीएचडी करने का मन है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर था कीस्टोन, कीस्टोन के बाद वोजोइर आ गए, फिर आगे स्प्रिंजर। स्प्रिंजर जिस लाइन के ऊपर इस तरह से रहते हैं, उन्हें बच्चों हम कह देते हैं हमारी स्प्रिंजिंग लाइन। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्प्रिंजिंग लाइन। ठीक है, तो स्प्रिंजिंग लाइन और यहां जो मैक्सिमम आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है ये, इसे क्या कहा जाता है, राइज ऑफ द आर्च। कि किसी भी आर्च के अंदर स्प्रिंजिंग लाइन से जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कवर होती है उसे आप क्या बोल देते हो बच्चों, राइज कह देते हो। ठीक है, और इन दो स्प्रिंजर स्टोन के बीच की जो डिस्टेंस है आप उन्हें क्या कह देते हो, स्पैन कह देते हो यहाँ पर। ठीक है, जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसे आर्च का क्राउन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, आर्च का क्राउन। अब उसके बाद क्या होता है, इन्हीं स्टोन्स के ऊपर यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, कुछ स्पेशल स्टोन्स लगाए जाते हैं इस आर्च के नीचे। इन स्टोन्स को बच्चों हम क्या कह देते हैं, इम्पोस्ट। इन्हें क्या कहते हैं हम, इम्पोस्ट कह देते हैं। और फिर इम्पोस्ट के नीचे आप देखिए, मैं चूज करता हूं यहां पर, डायरेक्ट इसी से बनाने की कोशिश करते हैं रेक्टेंगल से। और इम्पोस्ट के नीचे आपका बच्चों क्या आ जाएगा, पियर्स आ जाएंगे। ओके, इम्पोस्ट के नीचे यहां क्या आ गए,
हमारी ये इन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों, पियर्स कह सकते हैं, किसी भी टाइप की मेजनरी से बने होंगे। ओके, इन पियर्स के नीचे आप नीचे बच्चों क्या प्रोवाइड करा दोगे फिर? ये ग्राउंड लेवल आ गया हमारा, कोई और कलर चूज करते हैं। नाउ दिस इज माय ग्राउंड लेवल हेयर ऑन बोथ साइड, और ग्राउंड लेवल के नीचे, पियर के नीचे कौन सी रहती थी? फाउंडेशन। फाउंडेशन के टाइप पर नहीं जा रहे, किसी भी टाइप की फाउंडेशन आप अपने सूटेबल हिसाब से देख लो कि पाइल्स प्रोवाइड करानी है तो उसमें पाइल कैप वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है, वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करानी तो ओकेजन हमारे को प्रोवाइड कराने हैं। ओके, उस हिसाब से। और ये सबसे लास्ट में मेरे पास नीचे क्या है यहाँ पर बच्चों? फाउंडेशन। तो ये तो होगी सब स्ट्रक्चर की बात। इस एक्चुअल आर्च का यूज क्या था हमारे पास? तो ये आर्च क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। ऊपर की जो मेजनरी स्ट्रक्चर थी उसको इसने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। ओके, और यहां पर मुझे क्या मिल गया, इसका फॉर्मेशन लेवल मिल गया। और आपको पता है फॉर्मेशन लेवल आते ही यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिंपली एक ब्रिज की। और ये जो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई है बाय डायग्राम, इसे हम क्या कह देते हैं, आर्च टाइप ब्रिज। ठीक है, जिसमें ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, ये बाहर जो पोर्शन है ना, मैंने ब्लू कलर से अभी इसके ऊपर हाईलाइट किया है, इसे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा डोज, क्योंकि बाहर साइड है, इसे क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा डोज। और जो इनसाइड वाला पोर्शन है जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इससे बच्चों हम क्या कह देंगे, हमारा इंट्राडोज कह देंगे। ठीक है, तो ये थे सिंपल पार्ट्स एक आर्च के, और एक आर्च को किस तरह से ब्रिज के अंदर ऊपर यूज किया गया है। अब आर्च को यूज करने का रीजन क्या था, कि जब भी हम आर्च के ऊपर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये होप सो आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो रिकॉर्डेड लेसन है, यूट्यूब पर रहेगा हमेशा के लिए, सिंपली आप इसे रिवाइंड कीजिए और आराम से देखिए और अपने नोट्स बनाइए। ओके, इस तरह के अगर आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना एग्जाम में, मोर देन आपके लिए इनफ हो जाते हैं वो ब्रिजेस को शो करने के लिए। ठीक है, मेन जो फोकस, अगर आपको किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर मार्क्स चाहिए, जो आपका मेन फोकस है वो बाय डायग्राम जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपके आंसर का, वही होना चाहिए। क्योंकि किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में यानी कि लिखित पेपर में मेन जो काम है वो है हमारा प्रेजेंटेशन का। तो मेन प्रेजेंटेशन आपकी किस पे होनी चाहिए, डायग्राम पे, कि कम के अंदर आपको पूरा पूरा दिखाई दे और सामने वाले को हम ये फील करा सके कि हाँ हमें कुछ ना कुछ आता है यहाँ पर। ओके, अब आर्च की खासियत क्या रहती है कि हमने आर्च को क्यों यूज किया। एक तो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कि आर्च टाइप के जो ब्रिज होते हैं। दूसरा इनका रीजन देखिए आप यहाँ पर, अगेन आपको आर्च बनाकर बताता हूं। ओके, ओके, तो एक आर्च बन गया ये हमारा। ठीक है, इस आर्च के ऊपर हमने क्या लगा दी, लोड लगा दी। अभी सिंपल लोडिंग दिखा रहा हूं इस तरह से, यूडीएल। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी हम आर्च का पूरा पोर्शन करेंगे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनालिसिस जो आर्च का पार्ट है वो ब्रिज इंजीनियरिंग का नहीं है, वो किसका है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, एक सिंपल यूडीएल जो कि डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का था। इसकी वजह से इसमें आर्च में कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो स्ट्रेसेस किस तरह से हो सकते हैं, इस लाइन के अलोंग। ठीक है, कोई प्लेन कट कर देते हैं हम। ठीक है, प्लेन हमने एक्स एक्स सेक्शन कट किया है, तो इस एक्स एक्स सेक्शन पर इस तरह से आपको सेक्शन मिलेगा। एक्स एक्स सेक्शन पर यहां देखिए, आपको दो टाइप के स्ट्रेसेस यहां पर एनकाउंटर होंगे। ये जो यूडीएल लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से दो टाइप के स्ट्रेसेस यहां पर आपको एनकाउंटर होने वाले हैं। एक तो कौन से होंगे, जो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी कि जिस शेप में आर्च है हमारा उसके अलोंग चलेंगे। ओके, और दूसरे क्या होंगे, रेडियल डायरेक्शन, यानी कि जो सेक्शन हमने कट किया है उसके पैरेलल चलेंगे, यानी जिस सेक्शन को कट किया उसके परपेंडिकुलर, और जिस सेक्शन को कट किया उसके पैरेलल में।
ठीक है। परपेंडिकुलर वाला है वो तो अल्टीमेटली अगर हमने सेमी सर्कुलर आर्च टाइप दिया है तो वो तो 90 डिग्री पर यहाँ पर जाकर अपना वर्टिकल जो रिएक्शन देनी होगी वो दे देगा। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन है सिंपली बियरिंग है, जो अबटमेंट हमने साइड में लगा रखा है, इम्पोस्ट लगा रखे थे या फिर पियर वट एवर हमने कुछ भी उसको रेजिस्ट करने के लिए लगा रखा है तो उसने रेजिस्ट कर लिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या करें? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये जनरली कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। या फिर अगर मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो क्योंकि अलोंग दी ये रेडियस है, ठीक है, अलोंग दी रेडियस है और इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया भी रखा है पहले इन द क्लासरूम की किसी भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगने वाले फोर्सेस हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? शीयर। क्योंकि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है इसलिए ये वाला शीयर जो कौन सा कहलाता है? हमारा रेडियल शीयर कहलाता है। और इन्हीं की जो स्टडी है हम आगे जाकर हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी खासियत क्या होती है कि अगर आपने प्रॉपर सेमी सर्कुलर जैसे इस तरह से यहां पर आर्च दे रखा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, इसे आप क्या बोल सकते हो? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी कह सकते हो, जो कि अल्टीमेटली कुछ यहां पर इस तरह से लगने वाली थी। यानी कि यहाँ जो वॉल्स होती, साइड वॉल होती है, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, साइड वॉल भी हो सकती है, अबटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या लगाता है? ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाता और उन्हें लिटरली अनस्टेबल करने की कोशिश करता। लेकिन मेरी रेडियल डायरेक्शन इस आर्च की मैंने शेप इस टाइप की दे रखी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड में जाकर मेरे पास ओनली एंड ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बच रहा है। यानी कि मेरे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आने वाली थी एक्स्ट्रा, उससे मेरा बचाव हो जाता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं आई तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को भी रिड्यूस कर सकता हूँ। यानी कि एक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल थ्रस्ट को रेजिस्ट करने का काम बचेगा, जिसके कारण मैं कमजोर थोड़े से वहां पर पियर वगैरह से काम चला सकता हूँ। ठीक है, एकदम हार्ड अबटमेंट की यूज मेरे को नहीं पड़ेगी उधर कि वो लेटरली भी उसको सपोर्ट कर पाए। ओके बच्चों, तो ये रीजन हो जाता है हमारे आर्च टाइप ब्रिजेस को यूज करने का। तो चलिए अब आर्च टाइप ब्रिजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, so we were studying about arch bridges. Okay, तो आर्च ब्रिजेस में कौन से कंपोनेंट का नाम क्या होता है? बेसिकली मैंने आर्च के बारे में बताया, अभी आर्च ब्रिज के बारे में आपको नहीं बताया मैंने। अब आर्च ब्रिजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने एक आर्च मैंने आपको बना के दिखाया था यहाँ पर इस तरह से। एक्स्ट्राडोज इंट्राडोज की स्टोन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वोजोर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मैंने आर्च यहाँ पर बना के आपको डिनोट किया। ठीक है, इस आर्च में मेरे पास क्या था? ये नीचे वाली स्प्रिंजिंग लाइन, ठीक है, और ये मेरे को क्या प्रोवाइड हो गया था यहाँ पर बच्चों? राइस। तो राइस को क्या रखा जाता है कि आर्च का मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल ऑफ आर्च ठीक है कि इसमें राइस को मैक्सिमम रखा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम राइस को बढ़ाएंगे आर्च हमारा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का होता आर्च तो इसमें ना सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट या उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाता है इसका। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ? इसके राइज को इंक्रीज करने का काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं राइज को बढ़ाता हूँ यहाँ पर मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आने वाली है, क्या है मेरे पास? जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आने वाली है वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को रिड्यूस करने का मेरे को मकसद क्या था कि जैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रिड्यूस हुई तो मेरे पास जो पियर्स थे, ठीक है, अबटमेंट थे यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या थी इसकी फाउंडेशन, उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ओवरऑल जो कॉस्ट है उनके लिए रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर इतना एफर्ट लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड मेरे पास बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है आर्च टाइप ब्रिजेस में? देखिए आप, ये जो राइज है यहाँ पर इसका राइज दे रखा है। ठीक है, राइज रखें कितना? फिर इसके लिए कोई प्रोविजन है या नहीं है? तो राइज का प्रोविजन है, ये जनरली रखा जाता है 1/3 टू 1/5 ऑफ दी स्पैन रखा जाता है, ताकि हम हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट आने वाली है उसको मिनिमम कर सके। ठीक है, और मिनिमम करने का रीजन क्या है? हमारे पियर अबटमेंट फाउंडेशन के ऊपर जो लोड आने वाले हैं, स्ट्रेसेस आने वाले, वो कम रहे। वो कम होंगे तो इनको हम
एज ए थोड़ा वीकर सेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हमारा कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब आर्च का क्लासिफिकेशन पढ़े। जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस पढ़ रहे थे उसमें हम आर्च टाइप ब्रिज पढ़ रहे हैं और आर्च ब्रिज के खुद के क्लासिफिकेशन आगे। तो हम अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च टाइप ब्रिजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च टाइप ब्रिजेस। ओके, तो क्लासिफिकेशन इसमें देखिए मेनली क्या रहते हैं, 4 क्लासिफिकेशन है हमारे पास। किस किस बेस पर करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्पैंड्रल। ठीक है, पहला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्पैंड्रल, दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, स्पैंड्रल क्या है अभी बता रहा हूं आपको मैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हिंजेस, नंबर लिखना है यहां पर मुझे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हिंजेस। अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो हिंजेस के नाम पर आपको याद आ गया होगा, 3 हिंज, 2 हिंज, या फिर हिंज लेस, सिंगल हिंज आर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हिंजेस। थर्ड जो मेरा टाइप आ जाएगा इसमें क्लासिफिकेशन में आर्च के, वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू विड्थ, अकॉर्डिंग टू माई विड्थ। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हम पहला टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्पेंड्रल वाला, उसके हिसाब से देखिए आप, बाय डायग्राम ही आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राउंड लेवल था। ओके, ग्राउंड थी ये हमारे पास, कुछ इस टाइप थी, नीचे कैविटी आ गई, वैली आ गई, या फिर कोई डिप्रेशन है इधर। आपने इसके ऊपर आर्च प्रोवाइड करा दिया है। ओके, और अब जो आर्च है इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इस आर्च के ऊपर हमें क्या मिलता था, फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल है जिसके ऊपर आप डेक, रोडवे, कोजवे कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हो। कोजवे जनरली लिक्विड के फ्लो के लिए, यानी कि वाटर के फ्लो के लिए प्रोवाइड किया जाता है वहां पर। अगर कोजवे की अब बात कहीं भी करें, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कोजवे फॉर पासेज ऑफ लिक्विड। ओके, नोट करके आप लिख भी सकते हैं साइड में से। तो फॉर्मेशन लेवल यानी कि डेक वगैरह जो भी है मेरे पास, उसके बीच में, और जो आर्च के अबव का लेवल और फॉर्मेशन लेवल के नीचे की जगह है, अगर वो मटेरियल से फिल कर दी गई है, किसी टाइप के मटेरियल से उसे फिल आउट कर दिया गया है, तब उसका नाम हो जाएगा फिल्ड स्पैंड्रल। और किसी टाइप के मटेरियल से उसे फिल नहीं किया गया है तो उसे हम क्या बोल देंगे, अनफिल्ड बोल देंगे, या फिर ओपन स्पैंड्रल बोल देंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्पैंड्रल आर्च के, आर्च जो ब्रिजेस हैं उनके 2 टाइप आ जाते हैं। पहला तो कौन सा आ जाता है, filled spandrel arch bridges, and second one of mine is open spandrel, basically unfilled arch bridges. ओके, फिल्ड स्पैंड्रल में क्या होगा, कुछ आपने मटेरियल फिल कर दिया, तो चलिए इसे यहां से कट करके बाकी इरेज कर देते हैं। यानी कि जो फॉर्मेशन लेवल था आपने क्या कर दिया, इसके बीच में मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है,
ठीक है, कोई भी फिलिंग मटेरियल, सुटेबल फिलिंग मटेरियल, वट एवर यू आर गोइंग टू चूज। ठीक है, इस तरह से मैंने तो क्या ले लिया, सिंपल ब्रिक मेजनरी ले ली है। थोड़ी टेढ़ी ब्रिक्स है मेरी, क्वालिटी कंट्रोल रखा नहीं गया अच्छे से। ठीक है, तो नीचे कोई भी पासेज ऑफ वाटर आप चाहते तो प्रोवाइड करा सकते थे। ओके, नाउ दिस वन टाइप ऑफ ब्रिज जिसमें आपने साइड वॉल्स के बीच में, ठीक है, इन्हें क्या बोल सकते हो, साइड वॉल्स या फिर अबटमेंट्स के बीच में आपने क्या कर दिया है, सुटेबल मटेरियल, सुटेबल मटेरियल is filled in between, then this type of arch bridge is called filled spandrel arch bridge। ठीक है, ये filled spandrel arch bridge है, तो ओपन क्या हो जाएगा, अनफिल्ड क्या हो जाएगा, उसको देखिए। इसमें क्या रहेगा, अगेन आपको अगर आर्च ब्रिज दे रखा है ऑप्शन, लेट मी ड्रॉ माय डायग्राम फर्स्ट। इस टाइप के ब्रिज में सबसे पहले तो आपको क्या दिया होगा, एक मेन आर्च दिया होगा। ठीक है, कि आर्च के ऊपर भी आर्च रह सकता है, या फिर कॉलम रह सकते हैं, या फिर बीम्स रह सकते हैं, जो फॉर्मेशन लेवल यानी कि डेक है, हमारी फ्लोरिंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मेन आर्च है। ठीक है, आर्च प्रोवाइड कराने का रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये फॉर्मेशन लेवल मेरा, ये वैली किसी रीजन से अप्रोच वगैरह, ये अप्रोचेस। ठीक है, याद है ना इनके नाम वगैरह कहाँ से आते थे। ठीक है, सबसे ऊपर मुझे क्या प्रोवाइड कराना है, एक लाइन से प्रोवाइड करा देता हूं मैं, फॉर्मेशन लेवल मेरा। वेट अ मिनट, इसका कलर सही नहीं गया। ओके, ठीक है, ये कुछ मेरा फॉर्मेशन लेवल है, मेन टाइप आर्च है। इस मेन आर्च के ऊपर आपका क्या रह सकता है यहाँ पर, आई एम अनएबल टू ड्रॉ, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी चूज सम डिफरेंट शेप। कोई बात नहीं, हम हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इस टाइप से आपको, ओके, let us remove this and try again। स्टूडेंट्स बियर विद मी, आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास बीम कॉलम असेंबली यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर आ जाइए। ये मेरा मेन आर्च था, मेन आर्च के ऊपर यही वैली डिप्रेशन वटेवर यहाँ पर अप्रोच होगी, ऊपर फॉर्मेशन हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो, डेक प्रोवाइड करा दो, और या फिर फ्लोरिंग ऑफ आवर रोडवे प्रोवाइड करा दो वहाँ पर। दिस इज बेसिकली माई फॉर्मेशन। ओके, ये जो अरेंजमेंट मैंने दे रखा है, ये किसका दे रखा है, कि जो फॉर्मेशन लेवल है, अप्रोच से आने वाला फॉर्मेशन लेवल, चाहो तो आप उसे बीम और कॉलम के अरेंजमेंट से वहां पर सपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगेन आप इसे इस टाइप के आर्च बनाकर यूं सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तरह के मिनी आर्च हो जाएंगे यहां पर। ओके, आई होप बेसिकली आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो बीम और कॉलम का अरेंजमेंट होगा इस मेन आर्च के ऊपर, या फिर अगेन कॉलम प्लस आर्च का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, काफी सारी यहाँ पर मुझे स्पेस दिख रही है जिसे फिल नहीं किया गया, खाली है, अनफिल्ड है।
इसलिए जो इस टाइप का आर्च होता है हम उसे क्या बोल देते हैं बच्चों, ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिज कह देते हैं। ओके, इस ब्रिज का नाम क्या आ जाता है बच्चों, ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिज। अब कौन सी कंडीशन में कौन सा ब्रिज प्रोवाइड कराएं, तो ये वाला जो ब्रिज प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर राइज अपॉन स्पैन का रेशियो, ओपन की बात कर रहा हूं, ओपन स्पैंड्रल की, अगर आपका राइज अपॉन स्पैन का रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो राइज यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, राइज अपॉन स्पैन का रेशियो आपका रह गया ज्यादा। अब ज्यादा रह गया तो उसके ऊपर का जो मटेरियल आने वाला है वो ज्यादा आएगा, मटेरियल ज्यादा आएगा। तो अगर आप ये लोड प्रोवाइड कराते हो, ये मटेरियल फिलिंग मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले थे, जो कि इस केस में नहीं किया गया, फिलिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मेरा डेड लोड आने वाला है वो भी बढ़ जाता। डेड लोड बढ़ जाता तो ये जो मेरे अबटमेंट्स हैं, पियर्स हैं, जो बेसिकली मेरी फाउंडेशन है साइड में, उसके ऊपर मेरा आने वाला लोड बढ़ जाता, उसको रजिस्ट करने के लिए ज्यादा मुझे प्रोविजन देने पड़ते, बेसिकली मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ जाता। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये मटेरियल आप फिल करते, ठीक है, इसके पैसे भी तो देने पड़ते। ओके, अब ये मटेरियल आपने फिल नहीं किया, खाली जगह बच गई, उसके बाद ये जो मेन आर्च है आप इसको रेनफोर्स करके इसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है, रिप्स इसमें प्रोवाइड करा सकते हो, रिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, रिप्स इसमें प्रोवाइड करा सकते हो डिफरेंट, ठीक है, 2-3 रिप्स के प्रोविजन के साथ में, तो इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, तो बेंडिंग मोमेंट जो आने वाले हैं उसको ये प्रॉपरली रिड्यूस कर लेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जितने भी हैं उनको ये आराम से रजिस्ट कर पाएगा। तो अपना जो स्पैंड्रल ब्रिज था, जो फील्ड स्पैंड्रल था, उसे देखते हैं हम कहाँ यूज करते हैं। ये जो ब्रिज मैंने बनाया था आर्च टाइप, ये कौन सा था मेरा, फील्ड स्पैंड्रल। तो फील्ड स्पैंड्रल हम कहाँ यूज करेंगे, जहां राइज अपॉन स्पैन का रेशियो लो हो या फिर बेसिकली स्मॉल हो। स्मॉल रखने का रीजन वही सेम, कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसमें साइड वॉल में आने वाला फिलिंग मटेरियल है, उसकी वजह से डेड लोड बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुझे हैवी स्ट्रक्चर वहां पर बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बेसिकली नहीं चाहता। मुझे कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो डिफिकल्टी आने वाली है उसमें बचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जहां पर राइज ज्यादा हो जाएगा स्पैन के रिस्पेक्ट में, वहां प्रोवाइड कराओगे ओपन स्पैंड्रल, और जहां कम हो जाएगा, स्मॉल होगा, एक फिलिंग मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हो जिसके अंदर आप इजीली, तो वहां पर आपको कौन सा यूज करना है, अपना filled spandrel arch bridge. Okay, this was the classification according to the spandrel. Let us study the classification of next type. Next type of classification of arched bridges was according to number of hinges. ठीक है, तो नंबर ऑफ hinges का मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। ये आपने आर्च एक प्रोवाइड कराया, ठीक है, इसे चूज करके हम इसकी कॉपीज बना लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास अब इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो मेरे को आर्च ब्रिज प्रोवाइड होगा, उसमें 3 हिंजेस प्रोवाइड होंगे। हिंज बेसिकली क्या करते हैं, आर्च के अंदर बेंडिंग मोमेंट को जीरो करने का काम करते हैं इंटरनल में, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेरे पास 3 हिंज प्रोवाइड होंगे तो उसे मैं क्या कह दूंगा, 3 हिंज्ड आर्च। 3 हिंज्ड आर्च की खासियत क्या रहती है, ये एक मेरी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो एनालिसिस करने में भाई काफी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 हिंज आर्च हो जाएंगे। इसमें जो क्राउन का जो हिंज है उसे हटा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइड में स्पैंड्रल के ऊपर या फिर अबटमेंट्स के साथ में यहाँ पर हम हिंजेस को प्रोवाइड कराते हैं। इसे हम बोल देंगे 2 हिंज आर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्च ब्रिज इज माई सिंगल हिंज आर्च। Arch is provided at the crown of that particular arch. And next one is कोई भी हिंज प्रोवाइड नहीं कराना, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, आइदर हिंजलेस और फिक्स टाइप आर्च। ओके, तो बच्चों ये देखते हैं हम कि आर्च वाले ब्रिजेस हैं कहाँ कहाँ प्रोवाइड करोगे आप। अगर मैं 3 हिंज 3 हिंज ब्रिज की बात करूं
3 इंच आर्च ब्रिज की, तो क्योंकि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, उसके साथ ही साथ स्टेबल है, तो हम बेसिकली ये वहां प्रोवाइड कराते हैं जहां मेरे को सोइल के अंदर यील्डिंग ज्यादा मिल जाती है, यानी कि बेसिकली मुझे वीक सोइल मिलती है। अच्छी स्ट्रेंथ की सोइल मुझे अच्छी खासी डेप्थ पर भी नहीं मिल पाती, तो जहां वीक और यील्डिंग सोइल, जिस सोइल की यील्डिंग हो जाए वो वाली सोइल मिले, वहां पर आप कौन सा आर्च टाइप ब्रिज प्रोवाइड कराओगे? 3 इंच आर्च वाला। उसके बाद 2 इंच कहाँ प्रोवाइड कराओगे? 2 इंच वाले का क्या मतलब है कि ये जो पियर्स या फिर अबटमेंट आने वाले हैं, पियर्स और अबटमेंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। बेंडिंग मोमेंट 0 है तो क्या आएगी? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है, ओनली रिएक्शंस आने वाली हैं। तो उन रिएक्शन को जैसे तैसे करके हम वहां पर रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस क्या, उनको मतलब रिस्ट्रेन करके रख लेंगे, रिएक्शन को अपोज करने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पर रिएक्शन आने वाली है, ठीक है, फोर्सेस जनरेट होंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट माई हिंजलेस और फिक्स आर्च। तो हिंजलेस और फिक्स आप आर्च कहाँ प्रोवाइड करोगे? जो कि है 3 इंच आर्च के बिल्कुल अपोजिट। इसमें तो बहुत सारे हिंज थे, 3 थे, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स कर रखा है। एक तो क्या हो जाती है इसका डिसएडवांटेज, देखें हम, क्या है कि ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। आपको पता है जहां भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ गई तो उसका एनालिसिस मुझे हार्ड मिल जाता है, ठीक है, एनालिसिस काफी हार्ड पड़ जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या हो जाता है कि मोस्टली जो अडोप्टेड ब्रिजेस हैं वो हम हिंजलेस या फिर फिक्स टाइप के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रोवाइड करा जाते हैं हार्ड सॉइल के ऊपर, हार्ड सॉइल या हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर हम प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि जहां की सॉइल हो अनयील्डिंग हो। अब सॉइल मेरी अनयील्डिंग है, उसके ऊपर इजीली वो स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर लेगा, स्ट्रेसेस को रिड्यूस करके वहां जो मैं आर्च टाइप ब्रिज प्रोवाइड कराऊंगा वो कौन सा हो जाएगा? मेरा फिक्स टाइप आर्च ब्रिज मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेसेस को प्रॉपरली वो रिस्ट्रेन करके रख सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जितना हम फिक्स करते जाएं उसको जितना रिस्ट्रेन्स बढ़ाते जाते हैं, भले हमारा एनालिसिस हार्ड बनता जाता है लेकिन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती है। द मोर वी इंक्रीज द इनडिटर्मिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर, द मोर वी इंक्रीज द अननोन ऑफ दैट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्टेबल। ओके, दैट इज द थंब रूल ऑफ फ्रॉम माय साइड हियर। ओके, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया है मैंने, जितना हम स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेट बनाने की कोशिश करते हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है साथ ही साथ में। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आर्च ब्रिज है उसकी बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन ऑफ माइन इज अकॉर्डिंग टू द शेप। अकॉर्डिंग टू शेप। अब शेप देखिए क्या क्या हो सकती है आर्च की। या तो मेरे पास आर्च कैसा प्रोवाइड होगा, वहां पर सेगमेंटल प्रोवाइड हो सकता है। ओके, सेगमेंटल, सेगमेंटल यानी कि किसी आर्च और किसी कर्व का, ठीक है, किसी कर्व का, अगर आपने सर्वेइंग पढ़ी है तो आपने उसमें कर्व्स पढ़े होंगे, उसका कोई सेगमेंट पार्ट लिया होगा, उस टाइप में आर्च वहां पर प्रोवाइड करा रखा है। तो सेगमेंटल और पैराबोलिक आर्च आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है, सेगमेंटल पैराबोलिक हो गए। उसके बाद सेमी इलिप्टिकल हो सकते हैं, सेमी इलिप्टिकल, या फिर आपके पास कैसे हो सकते हैं, सेमी इलिप्टिकल हो गए, मल्टी सेंटर्ड हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास सेमी सर्कुलर हो सकता है। ओके, सेमी सर्कुलर, या फिर आप पॉइंटेड आर्च यहां पर प्रोवाइड करा सकते हो, पॉइंटेड आर्च, ठीक है। ओके, तो ये थे आर्च टाइप के शेप के हिसाब से उनके पार्ट्स। अब आप देखेंगे माने यहाँ पर सेमी इलिप्टिकल सेमी सर्कुलर लिख रखे हैं, आप सर्कुलर और से इलिप्टिकल मत लिख लेना, कि सर्कुलर का मतलब होता है ये। अब ऐसा तो ब्रिज आप कहीं नहीं प्रोवाइड कराने वाले, क्या प्रोवाइड कराओगे? इतना पार्ट प्रोवाइड कराओगे ना, मैक्सिमम क्या कराओगे, इस तरह से प्रोवाइड करा दो कि उसका हाफ पार्ट हो जाएगा। तो आप सेमी इलिप्टिकल सेमी सर्कुलर बोलोगे, उसको इलिप्टिकल या सर्कुलर मत कह देना वहां पर, ठीक है, वरना देखने वाला वहां पर क्या हंसेगा कि ये क्या लिख के आए, उसे लगेगा कि इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो सेगमेंटल और जो पैराबोलिक आर्च हैं वो देखिए हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और सेमी इलिप्टिकल सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर वगैरह हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटल और पैराबोलिक की। तो ये वाले हम यूज करते हैं मीडियम स्पैन ब्रिजेस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज करेंगे हम? मीडियम स्पैन ब्रिजेस के लिए। मल्टी सेंटर्ड की बात करूं तो ये वाला यूज करूंगा मैं लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए। और सेमी सर्कुलर या फिर पॉइंटेड बात करूंगा जहां पर राइज की जो हाइट होगी
वो सफिशिएंटली हाई होगी मेरे पास, ठीक है। जो हाइट ऑफ द आर्च टाइप ब्रिज है वो सफिशिएंटली हाई हो, तो वहां पर आप कौन सा प्रोवाइड करा दोगे, सेमी सर्कुलर या फिर पॉइंटेड टाइप का आर्च ब्रिज वहां पर प्रोवाइड करा दोगे। अब बात करते हैं लास्ट टाइप के आर्च ब्रिज के बारे में। लास्ट वन इज आर अकॉर्डिंग टू विड्थ, that one is, there are two parts again in this. One is barrel type and second one is rib type. Okay, barrel type arch and second one is rib type arch. तो आपको बेसिक डिफरेंस इसमें बता देता हूं मैं क्या रहता है। इसके अंदर जो ऊपर मेरा फॉर्मेशन लेवल आने वाला है या फिर डेक आने वाला है, उसकी जो विड्थ है वो इक्वल होती है मेरे नीचे जो आर्च है उसकी, ठीक है। तो रिब टाइप की क्या हो जाएगी, जिसमें फॉर्मेशन की जो ऊपर विड्थ आने वाली है दैट विल नॉट बी इक्वल टू माई आर्च। ओके, बाय डायग्राम आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, पहले बैरल टाइप बना रहा हूं, ठीक है। बेसिकली यानी कि अगर मेरा इस तरह का आर्च ब्रिज होता, ऊपर ये फ्लोरिंग प्रोवाइड करा रखी है मैंने, ठीक है, कंक्रीट के यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सेक्शन कट करके इस साइड दिखा रखा है, एक्स एक्स सेक्शन है, उसी सेक्शन को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ओके, तो ये जो स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरह से कि दोनों की विड्थ, फॉर्मेशन की विड्थ और यहाँ पर जो मेरी आर्च की विड्थ थी, विड्थ की बात करूं मैं, ठीक है, वो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो वो कैसा आर्च हो जाता है, मेरा बैरल टाइप आर्च हो जाता है। तो रिब टाइप आर्च कौन सा हो जाएगा, अगेन इसी तरह की कंडीशंस होंगी मेरे पास, ठीक है। ऊपर तो फॉर्मेशन है, ये नीचे मेरा आर्च आ जाता है और ये मैं बीच में क्या प्रोवाइड करा देता हूँ, वेट ए मिनट, थोड़ा सा हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने इस बार प्रोवाइड कराया ना, बीम जो इसके नीचे है, जो फ्लोरिंग को ऊपर सपोर्ट कर रही है, फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है, वो भी आर्च के साथ कैसी हैं, कर्व के अंदर है ये। तो ये जो कर्व के अंदर ये जो बीम्स हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिब्स कह रहे हैं। और जो रिब्स है मेरी, इस टाइप के अगर कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है कि इसके साथ जो आर्च की विड्थ और ये जो ऊपर फॉर्मेशन लेवल विड्थ आने वाली है फ्लोरिंग की, वो अगर बराबर नहीं हो तो कैसा टाइप का ब्रिज हो जाएगा बच्चों, मेरा रिब टाइप आर्च ब्रिज वहां पर कहलाएगा, ठीक है। दीज वर द टाइप ऑफ आर आर्च ब्रिजेस। अब देखिए कि इनका एडवांटेज क्या रहता है हमारे पास। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट advantages of arch bridges. Advantages आर्च ब्रिजेस। जिन्हें लेक्चर स्लो लगता है या फिर आप रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो बेटा सिंपली आप यूट्यूब पर 2x स्पीड के अंदर या फिर 1.75 या 1.5x स्पीड के अंदर सिंपली देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं इजीली। बट मेरा सजेशन आप एक ही बार में लेक्चर देखिए और अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद नोट्स की हेल्प से आप स्टडी करें। ओके, किसी भी आरसीसी और स्टील की बुक्स में आपको इसके डिजाइन के क्वेश्चन मिल जाएंगे ब्रिजेस के ऊपर। उसके बाद हमारी जो स्टैंडर्ड बुक ब्रिज इंजीनियरिंग की चलती है, वो श्री रंगवाला जी के हिसाब से उन्होंने बुक लिखी हुई है, आप वो स्टडी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस देखिए मेरे पास क्या रह सकते हैं। एक तो ब्रिज का एस्थेटिक है, ठीक है, एस्थेटिक इफेक्ट, क्योंकि आर्च टाइप जो ब्रिज है ना वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है वो कैसा है, एस्थेटिकल इफेक्ट है। सेकंड वन क्या है कि इसके अंदर जो इसका डिजाइन है वो इजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बेंडिंग मोमेंट्स को तो रिड्यूस कर दिया, उनकी जगह हमने किसको कंसीडर किया है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को, और ओनली रेडियल शियर के लिए मुझे डिजाइन करना पड़ रहा है। जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर अपना आर्चेस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, वहां पर रेडियल शियर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी निकालना बताऊंगा मैं कि किस तरह से उनका एनालिसिस किया जाता है। फिलहाल आपको सिर्फ इन टर्म्स के नाम पता होना चाहिए यहाँ पर
क्योंकि एज पर योर सिलेबस इसमें मोस्टली थ्योरी के ऊपर फोकस किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एस्थेटिक इफेक्ट, सेकंड वन इज डिजाइन की बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो गया तो इजीली हम वहां पर डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड वन फोर इज गोर्जेस, यहां पर आर जरूर लगाओ लेकिन आर थोड़ा सा साइलेंट है, आप इसे गोर्जेस कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि बेसिकली आपने इस टाइप के वैलीज देखी होंगी, स्ट्रेट वैलीज। ठीक है, स्ट्रेट वैलीज के ऊपर जिस टाइप का ब्रिज प्रोवाइड कराना चाहिए वो कैसा रहता है हमारा, मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ ब्रिज रहता है हमारा वन ऑफ द आर्च ब्रिजेस। ठीक है, जो स्ट्रेट वैली होती है ना, वैलीज इस टाइप की जिनकी दीवारें या फिर साइड में जो स्लोप्स हैं वो एकदम स्ट्रेट हो, स्टीप हो। ठीक है, स्टीप स्लोप कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, स्टीप स्लोप्स। तो इनके लिए जो मैं ब्रिज प्रोवाइड कराऊंगा, मेरा रेकमेंडेशन कौन सा रहेगा, आर्च ब्रिजेस का। ओके, तो थर्ड एडवांटेज इसका ये हो गया। फोर्थ की बात करो मेंटेनेंस की, फोर्थ एडवांटेज इज आर मेंटेनेंस, कि these type of bridges are easy to maintain. नेक्स्ट वन इज स्पैन। हमने जो शुरू शुरू में पढ़ा था हमारा बीम टाइप, सिंपल बीम टाइप ब्रिज पढ़ा था, उसका स्पैन हम ज्यादा नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जो मेरे आर्च टाइप ब्रिज हैं ये यूज कर सकते हैं हम रीजनेबली लॉन्ग स्पैन्स तक। ओके, रीजनेबली इनको लॉन्ग स्पैन तक हम इजिली यूज कर पाते हैं, इसलिए इसका ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर, क्या कह सकते हैं हम इसका, यूजिंग इट फॉर द लॉन्गर स्पैन रिलेटिव टू सिंपल बीम टाइप ब्रिजेस। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज अबाउट, यहां लिख देता हूं मैं, सिक्स्थ मेरा, फाइव हो गए, सिक्स्थ एडवांटेज है ये वाइब्रेशंस। ठीक है, क्योंकि आपने रिलेटिव मास यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड किया है, रिलेटिव मास यानी कि जो स्टोन्स वगैरह, स्टोन के आर्च ब्रिजेस आप देख रहे हो, काफी आप आर्च ब्रिजेस देख के आओगे तो स्टोन के भी यूज किए जाते हैं, उसमें स्टोन के देख कर आओगे आप, उसमें क्या होगा, स्टोन हैवी मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, तो वाइब्रेशन जो आने वाले हैं उनको ये इजिली रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशन को इजिली ये रिड्यूस कर लेगा बिकॉज दिस इज ए हैवी मास स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेज ऑफ आर आर्च टाइप ब्रिजेस। अब किसी चीज के फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो फायदों की बात कर ली तो चलिए नुकसान की भी बात करते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द disadvantages of arch bridges। ठीक है, एक आर यहां पर थोड़ा सा बीच में रह गया, अलग ही लिख देते हैं, ये लीजिए। ओके, डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज देखिए मेरा, इंक्लाइंड रिएक्शंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वगैरह आ रही हैं तो प्रॉपर जो दोनों का कंबाइंड एक्शन से मेरे पास रिएक्शन आएगी, कैसी रहेगी, इंक्लाइंड रहेगी। अब इंक्लाइंड रिएक्शन है उसको रेजिस्ट करने के लिए, इस इंक्लाइंड रिएक्शन को रेजिस्ट करने के लिए मेरे को अबटमेंट और मेरे जो पियर्स आने वाले हैं इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपको पता है स्ट्रेंथ ऐसे तो इंक्रीज होगी नहीं, कॉस्ट लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा, तो बेसिकली मेरा वहां पर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा इन इंक्लाइंड रिएक्शन की वजह से। सेकंड टाइप ऑफ जो मेरा लॉस हो जाएगा यहाँ पर, डिसएडवांटेज है, सेकंड डिसएडवांटेज, दैट इज यू कैन राइट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आर्च टाइप की स्ट्रक्चर थी जो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैं टाइप ऑफ आर्च बता रहा था नंबर ऑफ हिंजेस के हिसाब से, कि 3 हिंज आर्च तो कैसी थी, मेरी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर थी। ओके, 3 हिंज आर्च कैसी थी बच्चों, मेरी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स का काम क्या, जो फिक्स मेरी फिक्स है या फिर हिंजलेस है, हिंजलेस आर्च था, उसका जो एनालिसिस होता जाएगा वो उतना ही मुझे टफ पड़ेगा। एनालिसिस विल बी टफ फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा आप उसमें रिस्ट्रेन लगाते जाओगे उसका एनालिसिस उतना ही टफ होता जाएगा। एनालिसिस टफ है, उसके बाद थोड़ा सा भी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट कहीं भी एक जगह पर हो गया, एक तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैं आपको इन दी क्लासरूम भी बता चुका हूं कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। सपोर्ट सिंक होगी तो उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए डिजाइन किया गया था वो रहे नहीं,
थोड़े बढ़ गए या कम हो गए, ज्यादा हो गए, वो हमें नहीं पता, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा वो। उसकी वजह से जो डिजाइन किया था वो तो बचा नहीं, कुछ नए बन गया। तो कब फेलियर हो जाएगा उसके बारे में आप प्रेडिक्ट वहां पर नहीं कर पाओगे। तो सेकंड डिसएडवांटेज हमारा क्या हो गया इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के हिसाब से। थर्ड है मेरा राइज का। बार बार हम ये जो आर्च बना रहे थे और जो स्प्रिंजिंग लाइन के ऊपर हमने सिंपली यहाँ पर एक क्राउन के साथ में इसका राइज दे दिया था। अब भाई राइज ऐसे तो है नहीं, जब आपका मन किया और जितना राइज किया सिंपली उधर दे दिया। ठीक है, मान लो कि आपका अप्रोच के साथ ये जो अप्रोच बनती थी हमारी, दोनों साइड से है ही इतनी अप्रोच, तब आप क्या करोगे, यहां पर ये सारा मटेरियल की फिलिंग करोगे। ठीक है, व्हाट विल यू डू, मटेरियल फिलिंग। तो इस मटेरियल फिलिंग के कॉस्ट का जो कौन कंसिडरेशन करना पड़ेगा वो कौन करेगा। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि राइज होने की वजह से जहां अप्रोचेस के ऊपर फॉर्मेशन लेवल हम प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वहां फालतू की एक्स्ट्रा फिलिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फिलिंग, एक्स्ट्रा कोस्ट, स्ट्रक्चर मेरी कॉस्ट इफेक्टिव बची नहीं। और कंस्ट्रक्शन और डिजाइन पढ़ने का बेसिक मीनिंग ही यही होता है, जो हम इतनी स्टडी कर रहे हैं हम क्या कर सके, हमारा फाइनल जो डिजाइन हो कैसा हो, इकोनॉमिक डिजाइन हो। अगर हमने इकोनॉमिक डिजाइन ही नहीं किया, कुछ भी करके हमें ऐसे ही बनाना है तो कुछ भी बना लो ना। अब डिजाइन की स्टडी क्यों कर रहे हो, इतना उसके ऊपर मेहनत क्यों कर रहे हो, इतने लोग स्टडी कर रहे हैं, इतनी रिसर्च चल रही है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से राइज का डिसएडवांटेज होने की वजह से जहां अप्रोचेस का लेवल फॉर्मेशन लेवल पे प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा, तो ये भी इसका थर्ड डिसएडवांटेज हो पाता है, जिसकी वजह से हम आज टाइप के ब्रिजेस हर जगह यूज नहीं कर सकते। कि आपको नहीं नहीं ये तो सुंदर लगता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है, इसी को यूज करो, तो इसका यूज हम हर जगह बच्चों नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज की बात करेंगे, आज टाइप ब्रिज हमारे खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप ब्रिज की बात चल रही है। नेक्स्ट वन इज माई बो स्ट्रिंग गर्डर टाइप ब्रिज। मैंने नंबर लॉस कर दिए कि कौन से नंबर पर हम पढ़ रहे थे बो स्ट्रिंग। जैसे फिफ्थ नंबर टाइप का ब्रिज है, ये सिक्स का है, बट कोई बात नहीं, आप नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, सिंपल अपने नोट्स बनाइए। बो स्ट्रिंग गर्डर टाइप ब्रिजेस। तो सबसे पहले तो देखें इस बो स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज का नाम कहां से पड़ा। बो स्ट्रिंग का मतलब समझते हो बच्चों, तीर धनुष। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा देखें आप इसे, ये मेरा धनुष था। ठीक है, कलर में थोड़ा चेंज करके यूज करूंगा इधर। ओके, इसके ऊपर इस टाइप से स्ट्रिंग यानी कि तार लगाकर तीर कमान बना दिया, दिखने में कैसा लग रहा है, तीर कमान की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बो स्ट्रिंग ब्रिज हो गया। अब कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मेरा आर्च रिब। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, आर्च रिब कहा जाता है। ठीक है, आर्च रिब एक आर्च की तरह ही था। और आर्च के जो डिसएडवांटेज थे हमारे पास, दो डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं यहां पर, एक तो इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात की थी। तो उसको कौन रेजिस्ट करता है, नीचे वाला पोर्शन, जिसे क्या कहा जाता है, टाई। तो रेजिस्ट दिस टाई रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, और सेकंड वन क्या है, ये टाई है ना, यही गाड़ियों के चलने का ऊपर काम करती है। ठीक है, एक डेक प्रोवाइड करती है, मतलब इसी टाई के ऊपर हम डेक प्रोवाइड करा देते हैं, फॉर्मेशन लेवल प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि जो पासेज वे होगा इसी के ऊपर होगा। अब पासेज वे इसी के ऊपर है, जो राइज वाली दिक्कत आ रही थी ना ये वाली, उसको भी हमने यहाँ पर हटा दिया। यानी कि ये जो क्लियरेंस की प्रॉब्लम थी बिटवीन दी, क्लियरेंस प्रॉब्लम बीटीडब्ल्यू आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, बार बार बता रहा हूँ, वहां पर पूरा बिटवीन लिखना है। तो क्लियरेंस की प्रॉब्लम बिटवीन दी फॉर्मेशन लेवल एंड अबव द आर्च लेवल, जो हमारा स्पेंड्रल था उसके बीच का जो दिक्कत आ रही थी, कि हम अप्रोच और फॉर्मेशन लेवल तक
कैसे पहुंचे उनके बीच में, कौन सा मटेरियल फिल करें, उस राइज की दिक्कत को कैसे रिजोल्व करें. सो दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिजोल्व हियर. दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिजोल्व हियर. ठीक है. अब ऐसे तो है नहीं, टाई नीचे लटकती रहेगी, टाई ऐसे लटकेगी, ये तो क्या करेगी, सैग कर जाएगी. तो इसको सैग करने से बचाने के लिए बीच में एक और मटेरियल यहाँ पर लगाया जाता है. ग्रीन कलर से मैं शो कर देता हूँ. ओके, सही नहीं बना थोड़ा सा. ये जो ग्रीन कलर से आपको मैं शो कर रहा हूं ना यहाँ पर, इन्हें बोला जाता है सस्पेंडर्स. इन्हें क्या कह देते हैं हम, सस्पेंडर्स. यही सस्पेंडर क्या करते हैं, जो टाई पे आने वाला जितना लोड है सस्पेंडर की हेल्प से आर्च जो रिब है उसके अंदर गया, आर्च रिब से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट थी उसको तो टाई ने खुद ने रेड्यूस कर दिया. अब टाई ने रेड्यूस कर दिया, बची क्या सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल. और वर्टिकल कौन रेजिस्ट करेगा, हमारे अबटमेंट्स. वर्टिकल को कौन बच्चों रेड्यूस करेगा, हमारे अबटमेंट्स. तो अबटमेंट ने इजीली रेड्यूस कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को टाई ने ही पूरा रेजिस्ट कर दिया. तो यहां पर अबटमेंट का लाइटर सेक्शन ऑफ अबटमेंट ऑफ पियर्स कैन बी प्रोवाइडेड. और अगर लाइटर सेक्शन भी प्रोवाइड भी नहीं कराते हो आप, तो वहां पर ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज बढ़ जाती है. ठीक है. तो ये थे मेरे आर्च टाइप ब्रिज और यहाँ बोस्ट्रिंग गर्डर टाइप ब्रिज. और ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, मटेरियल के हिसाब से दो टाइप का हो जाता है. ठीक है. यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया, ये मैंने बनाया फॉर द मटेरियल आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. ठीक है. आरसीसी के हिसाब से बनाया तो आरसीसी बोस्ट्रिंग गर्डर टाइप ब्रिज हो जाएगा. अब आरसीसी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ बच्चों, स्टील भी यूज कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट पेज पे बाय स्टील का आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं. ओके 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 ओके, ये रह गया. ठीक है. अगेन यहां तो क्या होंगे हमारे अबटमेंट्स. यहाँ तो क्या प्रोवाइड करा दिया हमने, हमारे अबटमेंट्स. अगेन ऊपर क्या है, मेरी आर्च रिब. ये तो क्या है बच्चों, आर्च रिब. नीचे क्या हो जाएगी मेरी टाई. ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे टाई कहा जाता है, इसे आर्च रिब कहा जाता है. अब इसके साथ में आपको क्या प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, सस्पेंडर्स. तो चलिए सस्पेंडर भी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. क्योंकि स्टील हमारा स्ट्रेंथ वाला और इजीली फोल्डेबल मटेरियल है, रोल आउट करके सेक्शन बना सकते हैं हम इसके. तो यहाँ पर और मैं क्या प्रोवाइड करा देता हूँ इसके साथ में, इस टाइप का प्रोविजन भी दे देता हूं. ठीक है. और ये जो प्रोविजन आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इन्हें बच्चों हम क्या कह देते हैं, ब्रेसिंग्स. ठीक है. ब्रेसिंग आर यूज टू प्रोवाइड lateral stability to structure. ठीक है. and due to this lateral stability earthquake resistant structure are also to be formed or overall stability of structure is increased. overall stability of structure is increase और higher span के structure भी आप provide करा सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली आपको बोस्ट्रिंग गर्डर टाइप के ब्रिज कहाँ यूज करने, जहां पर मैं आर्च टाइप के ब्रिज यूज नहीं कर पा रहा था. ठीक है. क्यों यूज नहीं कर पा रहा था, एक तो वहां पर इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रही थी जिसकी वजह से मुझे अबटमेंट पे हैवी सेक्शन प्रोवाइड कराने पड़ रहे थे, लेकिन उसे रिड्यूस करने के लिए क्या किया मैंने, बोस्ट्रिंग प्रोवाइड करा दिया. दूसरा मेरे पास राइज की अप्रोच और फॉर्मेशन लेवल के बीच में दिक्कत आ रही थी कि वहां पर जो क्लियरेंस है उसके लिए फिल आउट मटेरियल कौन सा डालूं. ठीक है. कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा, बना भी नहीं पा रहा, इतनी क्लियरेंस भी नहीं है मेरे पास. तो उसकी वजह से मैंने यहीं पर ये डेक प्रोवाइड करा दिया. ठीक है. डेक मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया, इसे टाई के ऊपर. तो इसकी वजह से मुझे प्रॉपर क्लियरेंस मिल गई, उसकी दिक्कत अब मुझे पड़ी नहीं. तो ये हो गया मेरा बोस्टिंग टाइप आर्च.
जिसमें आरसीसी और स्टील दो टाइप आ गए। आरसीसी आपको दिखा दिए, स्टील में साथ में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग फॉर आवर इंक्रीजिंग द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, यहां तक समझ गए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हम देख रहे हैं वो है हमारा, दिस वन इज सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन के नाम से क्या रखा है, कुछ सस्पेंड कर रखा होगा, लटका रखा होगा, किसकी मदद से, केबल की मदद से। ठीक है, तो जिस ब्रिज के अंदर केबल की मदद से उसके पूरे डेक को आपने सपोर्ट दे रखा है सस्पेंडर और केबल की हेल्प से, तब उस टाइप के ब्रिज को आप क्या कह देते हो बच्चों, सस्पेंशन ब्रिज कह देते हो। ठीक है, तो अगेन ये अप्रोच, ये नीचे मेरा डिप्रेशन किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, जब तक मैं ड्राइंग बनाऊं आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसे स्किप कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके। ओके, और अगर आपको देखना है कि एग्जाम में ड्राइंग कैसे बनाएंगे तो आप सिंपली देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा फॉर्मेशन लेवल, जहां पर मैं मेरा डेक प्रोवाइड कराऊंगा, रोडवे, रनवे, ठीक है, पेडेस्ट्रियन के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली वहां पर कोजवे प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, डेक हो गया। इस डेक को सपोर्ट कैसे करना है आपको, यहां पर लगे होंगे मेरे टावर्स। ओके, इन टावर से होते हुए आपके पास साइड केबल्स होंगी। ठीक है, साइड स्पैन के ऊपर, ये वाला जो स्पैन है ना, इसको बोल देंगे साइड केबल है, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, साइड स्पैन। दिस वन ऑल्सो इज माई साइड स्पैन, एंड दिस blue one between the center is main span। ठीक है, यहां पर कोई भी वाटर वगैरह प्रेजेंट हो। ओके, चलिए, ये साइड की केबल थी। केबल अब ऐसे तो है नहीं, सिंपल तार लटका देंगे, ठीक है, या रस्सी लटका देंगे। हैवी स्टील को मैश करके, ऐसे वाइंड अप करके, स्टील के वायर को वाइंड अप करके, जैसे हम टेंडन्स की बात करते थे ना, उसी तरह से वाइंड अप करके, यहाँ पर बड़ी बड़ी स्टील की केबल्स हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, अच्छे से एंकर कर देते हैं। यहां पर भी क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंकरेज, अच्छे से एंकर कर दिया। और उसके बाद यहां पर क्या लटके हुए हैं इसके, वेट ए मिनट, ये सस्पेंडर्स बना दिए। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करा दिया हमने बच्चों, सस्पेंडर्स। ठीक है, दिस वन इज माय केबल। ओके, और ये जो टाइप ऑफ ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से कि डेक को सस्पेंडर की हेल्प से जितना भी लोड आने वाला है वो केबल के थ्रू साइड में इन टावर्स की सपोर्ट से, लास्ट में फॉर्मेशन जो हमारे था अप्रोचेस से आने वाला, वहां पर एंकर करके नीचे सब स्ट्रक्चर को लोड ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो उस टाइप के जो ब्रिज कहलाते हैं वो कैसे होते हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस। क्योंकि डायरेक्ट सस्पेंड किए गए हैं तो बीच में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया, फालतू के पियर वगैरह बनाने नहीं पड़े। नीचे पानी है, पानी के ऊपर जो रोक, हमारा सोइल का जो बेड था, ठीक है, रिवर बेड था, उसके ऊपर आपको पियर बनाने में दिक्कत आती, कोफर डैम वगैरह बनाने पड़ते। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, इसे बोलते हैं कोफर डैम। सिंपली अगर आप गूगल करोगे तो आपको उसका मतलब समझ जाओगे, कोफर डैम क्या, देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, तो पियर वगैरह मुझे नहीं बनाने पड़े, ये मेरा एडवांटेज हो गया। स्पैन में अब लंबा दे सकता हूँ। ठीक है, इन वायर के ऊपर हालांकि आपको अच्छे से कोटिंग वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है, पॉलिथीन की कोटिंग हो सकती है, ब्लैक पॉलिथीन की, या फिर इपोक्सी कोटिंग की जा सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से। तो उनकी कोटिंग से इनके ऊपर कोरोजन वगैरह नहीं लगेगा, तो उसके बचाव के लिए तो ये जो ब्रिज था उसे हमने कह दिया सस्पेंशन ब्रिज, टू प्रोवाइड द लॉन्गर स्पैन और टू अवॉइड द अबटमेंट्स, और सॉरी, टू अवॉइड द प्रोविजन ऑफ पियर ऑन द रिवर बेड। ठीक है, सिंपली हमने इसकी केबल की मदद से इसको एंकर कर दिया, इसकी सपोर्ट दे दी।
अब उसके बाद इसके टाइप की बात करूं तो इसके दो टाइप हो सकते हैं मेरे पास। फर्स्ट टाइप होगा मेरे पास, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर, अनस्टिफन्ड suspension bridge, and second one will be my stiffened suspension bridge, unstiffened and stiffened। तो बच्चों जो आपको डायग्राम अभी सामने दिखाई दे रहा है ना, वो किसका है? अनस्टिफन का। ठीक है, अगर ये डायग्राम अनस्टिफन का है तो आप पूछोगे कि सर स्टीफन क्या होता है, तो चलिए यहां देख लीजिए। अभी कोई और कलर चूज करते हैं। आई होप सो आपको विजिबल होगा थोड़ा, ये थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टीफन का मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर इस तरह से एक स्टिफनिंग गर्डर प्रोवाइड करा दिया। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टिफनिंग गर्डर, टू इंक्रीज द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेक पोर्शन, राइट। तो अगर स्टिफनिंग फोल्ड आपने गर्डर यहां पर प्रोवाइड किया है तो उसे तो बोल दोगे स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज, और अगर ये प्रोवाइड नहीं किया तो क्या बोल दोगे? अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। एग्जाम के अंदर क्या करना है? सिंपली दो डायग्राम बनाने हैं अलग अलग, ये लिख देना है कि ये हमारा जो स्टिफनिंग गर्डर था वो सेपरेट रह जाता है, तो उसकी वजह से सस्पेंशन ब्रिज के दो अलग अलग टाइप बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस सस्पेंशन ब्रिजेस। अब एक एडवांटेज तो क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बीच में जो पियर्स बनने थे वो रेड्यूस हो गए। ठीक है, सिंपली उनको हमने रिडक्ट कर दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड क्या था? पियर वगैरह कम हो गए तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? लाइट वेट। तो ओवरऑल जो कॉस्ट रेड्यूस हो गया, टाइम ऑफ इरेक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रेड्यूस हो गया। और थोड़ा आप इस ब्रिज को देखिए, अब दिखने में भी कितना अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा? एक एडवांटेज इसका हो जाता है दिस प्रोवाइडर्स एस्थेटिक व्यू। ठीक है, एस्थेटिक व्यू के बाद अगर आप स्टिफनिंग टाइप ऑफ गर्डर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका क्या एडवांटेज हो जाता है कि नीचे स्टिफनिंग कोफिशिएंट बढ़ गया। ठीक है, स्टिफ हो गया मेंबर, डेक स्टिफ हो गया, तो रनवे के ऊपर जो मीडियन से साइड में स्लोप वगैरह थे, जो इसका पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, यानी कि जो इसका टोटल ओवरऑल पोर्शन रहेगा उसके ऊपर डिफॉर्मेशन रेड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, डिफॉर्मेशन रेड्यूस हो जाएंगे तो जो फॉर्मेशन लेवल हमने प्रोवाइड करा रखा है बाय द टाइम ऑफ डिजाइन, उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, किसी भी कंडीशन में वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। साइड के जो लेटरल लोड यानी कि विंड लोड वगैरह लग रहे होंगे उनको भी अब ये प्रॉपर थोड़ा सा रेजिस्ट कर पाएगा। ओके, सो दिस वाज आल्सो इट्स एडवांटेज, यानी कि इसमें एस्थेटिक और आर्किटेक्चर इफेक्ट भी आ गया। और जो अभी थोड़ी देर पहले एडवांटेज बताया कि यहाँ पर फॉर्मेशन मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो किसके केस में है? स्टीफन सस्पेंशन ब्रिज के टाइप में। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये ब्रिज डायरेक्टली सस्पेंड किए गए हैं तो थ्योरेटिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली तो अराउंड 1400 मीटर तक के ब्रिज बने हुए, थ्योरेटिकली 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर तक की लेंथ के भी ब्रिज बन सकते हैं, इतने स्पैन के भी इन ब्रिज को बनाया जा सकता है थ्योरेटिकली। तो उसके लिए सबसे बड़े जो लार्ज लेंथ के लिए ब्रिज हैं वो कौन से रहेंगे? हमारे सस्पेंशन ब्रिज। अब लार्ज लेंथ के लिए है तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि स्मॉलर लेंथ में जब हम इसको बनाने जाएंगे तब कॉस्ट हाई हो जाएगा। डिसएडवांटेज मैं खाली बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, आप सिंपली नोट डाउन कर लेना। एक डिसएडवांटेज तो बच्चों क्या हो जाएगा कि अगर स्मॉलर लेंथ यानी कि मान लीजिए 250 टू 300 मीटर से नीचे की लेंथ के जितने ब्रिज होंगे उनके लिए हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। कॉस्ट ज्यादा क्यों? क्योंकि इस टाइप की केबल यहाँ पर जो डेकिंग प्रोवाइड करानी है, ये एंकरेज प्रोवाइड कराना है, एक तो एंकरेज बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसकी दिक्कत, वो भी हमारा डिसएडवांटेज हो गया। ये एंकर जो प्रोवाइड कराना है यहाँ पे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और उसके साथ ये जो सामान वगैरह मटेरियल है ये बहुत लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद डेक की जो पोजीशन है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सब लिमिटेशन होने की वजह से ये सब इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं।
तो ये थे हमारे सस्पेंशन ब्रिजेस। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, एज पर आवर सिलेबस क्लासिफिकेशन का लास्ट है केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिजेस। ओके, अब केबल स्टेड ब्रिजेस भी ये हमारे सस्पेंशन ब्रिज के जैसे ही रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी वही कॉमन डिसएडवांटेज रहता है कि अब केबल्स वगैरह आपने यूज की हैं तो आपको पता है केबल के लिए स्टील है, स्टील मटेरियल में कोरोजन की दिक्कत आएगी तो बार बार पेंटिंग करनी पड़ती है। तो एक डिसएडवांटेज आप अपना पुराने उसमें जो हमने बनाया था ना सस्पेंशन ब्रिजेस, उसके अंदर भी ऐड नोट डाउन कर सकते हो कि पेंटिंग का वहां पर दिक्कत आ जाती है। अब केबल टाइप के ब्रिजेस में पेंटिंग से भी काम नहीं चलता, उसमें तो रेगुलर पेंटिंग से काम चल जाएगा हमारा, लेकिन इसमें रेगुलर पेंटिंग से भी काम नहीं चलता। इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों, इपोक्सी कोटिंग बताई थी ना आपको थोड़ी देर पहले। आई एम ड्राइंग द डायग्राम एंड टॉकिंग, दैट्स व्हाई माय वॉइस इज लैगिंग बाय नाउ, वेट अ मिनट। हाँ चलिए, तो पहले उसके बारे में बता देता हूँ कि वहां पर तो आपको क्या कोरोजन से बचने के लिए बार बार पेंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो केबल स्टेड ब्रिजेस की बात करने वाला हूँ, इसमें पेंटिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पेंटिंग से काम नहीं चलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्लैक थिक पॉलिथीन की लेयर चढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ट्यूब्स चढ़ानी पड़ेंगी इन केबल्स के ऊपर कोरोजन से बचाने के लिए। उसके बाद अब केबल टेंडन की तरह, जैसे वहां पर प्री स्ट्रेस आपने अगर लेक्चर देखे हो एज पर 6 सेमेस्टर सिलेबस, तो हमने क्या किया था वहां पर ग्राउट प्रोवाइड किया था, ठीक है, पोस्ट टेंशन के अंदर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ग्राउटिंग मटेरियल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राउटिंग मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। उसके साथ ही देखिए केबल टाइप ब्रिज में अब क्या है कि ये नीचे तो मैं इसके पियर प्रोवाइड करा दूंगा, पियर बियरिंग वगैरह सब हो जाएगी, ठीक है, दोनों साइड में। ओके, और इसके ऊपर आपको टावर्स भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें एक तो फर्क क्या हो जाता है कि आपको साइड में पियर्स भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, अबटमेंट तो है ही, ठीक है। यहाँ का जो मेरा इस तरह से अबटमेंट का कंस्ट्रक्शन था वो तो है ही मेरा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हेयर ऑल्सो। ओके, ये अबटमेंट्स तो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके साथ में पियर्स का कंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा। अगेन ये मेरे टावर्स आ गए, और टावर्स के साथ में अब सिंपली इस बार क्या होगा, केबल होंगी। पिछली बार तो हमने क्या यूज किए थे, सस्पेंडर्स, ठीक है। अब सस्पेंडर की जगह आपको क्या यूज करना है बच्चों, सिंपली केबल डेक को ही सपोर्ट करेंगी। तो इसलिए इस ब्रिज का नाम क्या हो जाता है, केबल स्टेड, कि केबल की मदद से वो स्टे में है, रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, केबल्स विल डायरेक्टली सपोर्ट आर डेक पोर्शन। ओके, केबल विल डायरेक्टली सपोर्ट आर डेक पोर्शन, इसलिए इसका नाम बन जाता है केबल स्टेड ब्रिज। अब ये भी ब्रिज का जो एडवांटेज है सस्पेंशन ब्रिज की तरह ही है, लेकिन एक इसका एडवांटेज क्या आ जाता है कि आप यहां पर इसका मटेरियल बेटर प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। मटेरियल बेटर यानी कि प्री स्ट्रेस आरसीसी एक्सेट्रा प्रोवाइड करा सकते हो। वही इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि प्री स्ट्रेस और आरसीसी कैसे मटेरियल है, हैवी मटेरियल जो ओवरऑल डेड लोड को, वेट को मेरे बढ़ा देते हैं। लेकिन एक एडवांटेज इसका क्या हो जाता है कि इसके अंदर डैम्पिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब समझिए, किस हमारे जो ब्रिज था, डेक था, उसके ऊपर आए वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन है, या फिर स्टील ब्रिज का अगर बना होता, तो जब स्टील ब्रिज के ऊपर कोई मटेरियल मटेरियल के हमारे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, व्हीकल से उसके ऊपर रन करते हैं, तो साउंड आती है उसमें से।
तो साउंड को और उसके वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो इफेक्ट यूज होता है उसे बोलते हैं हम डैम्पिंग इफेक्ट। किसकी वजह से है? इन केबल्स की वजह से। ठीक है, जो टावर का जो हायर पोर्शन है ना, ये तो सिर्फ एस्थेटिक के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आप चाहते तो इतना भी यूज कर लेते, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं फॉर एस्थेटिक पर्पज। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाता है? वर्क तो कैसे कर रहा है? सस्पेंशन ब्रिज की तरह, लेकिन एक एडवांटेज इसका क्या आ गया कि इसके अंदर वाइब्रेशन को रजिस्ट करने के लिए डैम्पिंग इफेक्ट आ गया। मटेरियल हम कौन सा भी यूज कर पा रहे हैं? मटेरियल यूज कर पा रहे हैं उसके साथ में। प्रीस्ट्रेस आरसीसी आ गया, स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है? ओनली डिसएडवांटेज विल बी हैवीनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। Okay, my only disadvantage here will be heaviness of my structure, and this is my again main girder or deck of the bridge। ठीक है, तो ये था मेरा केबल, स्टेड, ब्रिज और फाइनल ब्रिज आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस का। ठीक है, तो होप सो आपको बच्चों पसंद आया होगा लेक्चर, और कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा, सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। आपके डाउट्स को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो होप सो आपने स्टूडेंट लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।